Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है यूसेज ऑफ कंजंक्शंस फॉर एक्सरसाइज 2। तो आइए यूसेज ऑफ कंजंक्शंस आज हम स्टार्ट करते हैं विद रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में सबसे पहले है अनटिल और अनलेस। अनटिल का मतलब होता है अप टू द टाइम व्हेन एंड अनलेस का मतलब होता है इफ सब्जेक्ट डज नॉट, या फिर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इफ सब्जेक्ट्स डू नॉट, ऐसे कह सकते हैं। बोथ दीज आर नेगेटिव कंजंक्शंस, ये दोनों ही नेगेटिव कंजंक्शंस होते हैं। देयरफॉर नो नेगेटिव एक्सप्रेशन शुड बी यूज्ड विद देम, इसलिए इनके साथ कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेगेटिव एक्सप्रेशन में जैसे नॉट, नेवर, अनटिल और अनलेस के बाद इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अदरवाइज देयर वुड बी द फॉल्ट ऑफ डबल नेगेटिव्स। अदरवाइज मीन्स अन्यथा यहाँ पर डबल नेगेटिव का फॉल्ट हो जाएगा या माना जाएगा। देयरफॉर सच एक्सप्रेशंस एज अनलेस ही डज नॉट हेल्प और अनटिल ही डज नॉट कम आर रॉन्ग। इस तरह से अनलेस ही डज नॉट हेल्प और अनटिल ही डज नॉट कम, ये एक्सप्रेशंस या सेंटेंसेस गलत है। Their correct forms would be unless he helps, इनका सही प्रयोग या स्वरूप होगा unless he helps, यानी जब तक वह मदद, यदि वह मदद नहीं करता या जब तक कि वह मदद नहीं करता। until he comes means जब तक वह नहीं आता है। तो इस तरह से until और इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। until और unless का प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए। एंड आगे फिर से इसके विषय में हम पढ़ते हैं। नोट हियर इट शुड ऑल्सो बी रिमेम्बर्ड दैट अनटिल इज अ कंजंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनटिल जो है वह कंजंक्शन ऑफ टाइम है, वाइल अनलेस इज अ कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, जबकि अनलेस कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है। दे शुड नॉट बी यूज्ड इन ईच अदर्स प्लेस, वे एक दूसरे की जगह पर प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, अनटिल का मतलब होता है अप टू द टाइम व्हेन, मीन्स टिल द पॉइंट ऑफ द टाइम व्हेन, यानी कि जब हम किसी से कहते हैं कि हम तुम्हारा तब तक इंतजार करेंगे, जैसे अनटिल ही कम्स यहाँ पर है, आगे एग्जाम्पल्स भी होंगे उसमें बताएंगे। अनटिल ही कम्स का मतलब अप टू द टाइम व्हेन ही कम्स, और ये अनलेस ही हेल्प्स का मतलब है इफ ही डज नॉट हेल्प। इफ ही डज नॉट हेल्प, तो जब इफ ही डज नॉट हेल्प कहना है हमको तो हमें अनलेस ही हेल्प्स कहना चाहिए। अप टू द टाइम व्हेन ही कम्स कहना है तो हमें अनटिल ही कम्स कहना चाहिए। यानी इसका सोल्यूशन यही है। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी में तो हम कह रहे हैं जब तक के ना, लेकिन अंग्रेजी में हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हमको क्या कहना चाहिए, अनलेस या अनटिल, तो हमको अंग्रेजी में या बोल करके देख लेना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। अप टू द टाइम व्हेन ही कम्स कहना चाहते हैं या फिर इफ ही डज नॉट हेल्प कहना चाहते हैं। अगर हम इफ ही डज नॉट हेल्प कहना चाहते हैं तो हमको अनलेस का प्रयोग करना चाहिए। इफ और अप टू द टाइम व्हेन ही कम्स, अगर ये सेंस या इस अर्थ में हम कहना चाहते हैं तो हमको अनटिल का प्रयोग करना चाहिए। अब हम पेज के दूसरे साइड में शिफ्ट होंगे। दूसरी तरह से ये दो पार्ट्स में ये टाइप किया हुआ है पेज, तो दूसरे पार्ट में हम शिफ्ट होंगे और आगे बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल है आई शैल वेट अंटिल यू कम। अंटिल यू कम का मतलब यहाँ क्या है, शोइंग टाइम। शोइंग टाइम मतलब आई शैल वेट टिल द पॉइंट ऑफ टाइम या अप टू व्हेन, और अप टू द पॉइंट ऑफ टाइम यू कम, यानी जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं वेट करूंगा, यानी मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम आओगे नहीं, या तुम्हारे आने के समय तक मैं वेट करूंगा। यानी यहाँ पर समय को हम दिखा रहे हैं, समय को महत्व दे रहे हैं। आई शैल फेल अनलेस यू हेल्प मी, मीन्स यहाँ पर ये कंडीशन है, शर्त है। इफ यू डू नॉट हेल्प मी आई शैल फेल, यानी अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो इस तरह से अनटिल और अनलेस, अनटिल मीन्स अप टू द टाइम व्हेन यू कम या अप टू द पॉइंट ऑफ टाइम यू कम, ये अनटिल का मीनिंग होता है। एंड अनलेस मीन्स इफ यू डू नॉट हेल्प मी, ये होता है। तो इसको ध्यान रख करके कभी भी अनटिल और अनलेस का प्रयोग करेंगे।
रूल नंबर 5, अदर और रादर डॉट 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 देन। यहां पर यह कहा गया है कि अदर और रादर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके बाद यहां देन का ही प्रयोग किया जाता है। आफ्टर अदर और रादर एंड मोस्ट ऑफ कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स द कंजंक्शन देन इज यूज्ड। यहां पर कंजंक्शन देन का प्रयोग किया जाता है। अब अदर मतलब दूसरे किसी व्यक्ति के अलावा या उसके अलावा, इसी तरह से रादर मतलब हम अपेक्षाकृत कहते हैं। रादर का मतलब पहले एडवर्ब्स में बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है, कई जगह रादर का विषय आया है, तो पिछले एडवर्ब्स में जाकर के भी रादर को हम पढ़ सकते हैं। और रादर का मतलब होता है अपेक्षाकृत। तो जैसे आई वुड रादर गो देन स्टे एट होम, मतलब मैं जाऊंगा, अपेक्षाकृत में जाऊंगा। देन स्टे मतलब स्टे एट होम यानी घर पर रुकने की तुलना में मैं जाऊंगा। तो इस तरह से रादर का प्रयोग होता है अपेक्षाकृत के अर्थ में। आई वुड रादर गो देन स्टे एट होम, तो जब रादर यूज करेंगे तो उसके साथ देन आएगा। आई वुड रादर हैव अ कार देन अ स्कूटर, यानी अपेक्षाकृत मेरे पास यानी दो विकल्प है, एक तो स्कूटर है और एक कार का विकल्प है, इसमें से मैं कार का विकल्प चुनता हूं, तो आई वुड रादर हैव अ कार देन अ स्कूटर। इसी तरह से आई वॉज हेल्प्ड बाई नो अदर देन द प्रिंसिपल हिमसेल्फ, तो किसी और के अलावा नहीं, किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि प्रिंसिपल के द्वारा ही मेरी मदद की गई। तो आई वॉज हेल्प्ड बाई नो अदर देन, तो यहाँ इस तरह से अदर के साथ देन ही आता है। ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, ये कंपेरेटिव डिग्री है, एंड कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ, अदर के साथ और रादर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देन कंजंक्शन है। शी इज मोर ब्यूटिफुल देन योर सिस्टर, मीन्स देन योर सिस्टर मीन्स देन योर सिस्टर इज। तो यहाँ पर ये कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है जिसके साथ देन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अदर और रादर के साथ कंजंक्शन देन का प्रयोग किया जाता है। रूल 6, वेदर और इफ। तो यहां पर आफ्टर वेदर और इफ वी यूज द कंजंक्शन और नॉट और नो, यानी कि वेदर और इफ लगाने के बाद अगर हमको आगे विकल्प के रूप में चुनना है तो वहां हम या तो और नॉट कहते हैं या फिर और नो कहते हैं। जैसे आई डू नॉट नो वेदर या फिर इफ भी जोड़ सकते हैं। वेदर या इफ हम इनडायरेक्ट स्पीच में जोड़ते हैं, तो आई डू नॉट नो वेदर और इफ ही हैज गॉन और नॉट, और मतलब और ही हैज नॉट गॉन। तो यहाँ पर विकल्प के रूप में चुनने के लिए हम और का प्रयोग करते हैं। चूंकि दो विकल्प देते हैं यहाँ पर, इसलिए पहले के साथ हम इफ लगाते हैं और दूसरे के साथ और नॉट लगाते हैं। यानी ये जब नेगेटिव में लगाते हैं तभी ये चीज होती है। आई डू नॉट नो वेदर ही हैज ईटन फूड और नॉट, इस तरह से हम कहते हैं। और नॉट मीन्स और ही हैज नॉट ईटन फूड, इस तरह से। तो वेदर और इफ के साथ हम और नॉट या फिर और नो लगाते हैं। ये यहाँ पर है वेदर और मतलब कि क्या, मैं नहीं जानता हूं कि क्या हुआ जा चुका है या नहीं, मैं नहीं जानता हूं कि क्या हुआ आ चुका है कि नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए वेदर या इफ, ये एक्चुअली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करते हैं तब ये यूज होता है, लेकिन हम डायरेक्ट इंग्लिश में भी बोलते हैं सेंटेंसेस को, डायलॉग्स को, तब ये इस तरह से तब भी मतलब इस तरह से प्रयोग होते हैं। तो आई डाउट वेदर ही विल हेल्प मी और नॉट, तो यहाँ भी वेदर का यूज किया गया है तो और नॉट का प्रयोग किया गया है। ये नेगेटिव सेंस में ही होता है, मतलब ये हमेशा ऐसा नहीं है कि वेदर के साथ और नॉट ही आएगा, लेकिन जब आपको नेगेटिव सेंस लगाना है या इस तरह के सेंटेंस, मैं नहीं जानता कि वह सो गया कि नहीं, मैं नहीं जानता कि उसने खाना खा लिया कि नहीं, वह नहीं जानता कि वह पढ़ेगा कि नहीं, तो इस तरह के सेंस में और नो या फिर और नॉट का प्रयोग किया जाता है। वेदर ही विल हेल्प मी और नॉट इज डाउटफुल, तो यहाँ पर इसी तरह से कि वह मेरी मदद करेगा कि नहीं, ये डाउटफुल है। यहाँ पर ये देखेंगे कि वेदर ही विल हेल्प मी और नॉट, ये पूरा का पूरा सेंटेंस इज का सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, तो इस तरह के भी कंस्ट्रक्शंस किए जा सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं। मूल बात यह है कि वेदर और इफ के साथ में आपको अगर आप यूज करेंगे तो और नो या फिर और नॉट का प्रयोग करना है। Note, if a negative or an interrogative sentence has to be made with a doubt or doubtful, यानी अगर आपको डाउट और डाउटफुल के साथ कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ता है या बनाना होता है, we should use the conjunction that,
तब हमको कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना चाहिए इन प्लेस ऑफ वेदर और। वेदर और के स्थान पर हमको दैट का प्रयोग करना चाहिए अगर हमें डाउट और डाउटफुल के साथ कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। यानी डाउट या डाउटफुल के साथ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें वेदर या और का प्रयोग न करके उसकी जगह पर हमें दैट का प्रयोग करना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, आई डू नॉट डाउट दैट ही विल हेल्प मी। तो डाउट के साथ हमने ये क्या बनाया, नेगेटिव सेंटेंस बनाया डाउट के साथ। तो आई डू नॉट डाउट, इसके बाद यह वेदर की जगह क्या आएगा, दैट ही विल हेल्प मी। इसी तरह से इज इट नॉट डाउटफुल, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया डाउटफुल के साथ। और जब ये डाउटफुल के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इज इट नॉट डाउटफुल दैट ही विल हेल्प यू, तो यहां भी हमने दैट लगाया, वेदर या और या इफ का प्रयोग हमने यहां पर नहीं किया। सेकंड पॉइंट इज नोट समटाइम्स बाय मिस्टेक सम पीपल यूज एज टू बिफोर वेदर। कभी कभी वेदर से पहले कुछ लोग एज टू का प्रयोग करते हैं। दिस इज अ मिस्टेक, या एक मिस्टेक होती है, यानी कि इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ एज टू इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेज इज रॉन्ग। इस तरह के सेंटेंसेस में इस एज टू का प्रयोग गलत है। आई डाउट एज टू वेदर ही विल हेल्प मी और नॉट, तो यहाँ वेदर से पहले एज टू नहीं आना चाहिए। आई डू नॉट नो एज टू वेदर ही इज ऑनेस्ट और नॉट, यहाँ भी एज टू का प्रयोग गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। Now is rule number 7. In rule number 7 we read the reason is the reason why. The reason is the reason why मतलब इसका कारण है कि, ये लगभग अर्थ होता है the reason is the reason why. And sometimes some sentences begin with the reason is or the reason why. इससे sentences इस phrase से sentences शुरू होते हैं। इन सच सेंटेंसेज द क्लॉज कमिंग आफ्टर दैम, जो क्लॉज होती है जो इनके बाद आती है, शुड बी कनेक्टेड विद द कंजंक्शन दैट। तो इनके बाद शुरू होने वाली जो क्लॉज होती है वह कंजंक्शन दैट से कनेक्ट की जानी चाहिए, नॉट विद बिकॉज, ड्यू टू और ओइंग टू। यानी वह बिकॉज, ड्यू टू और ओइंग टू से उसको कनेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि दैट से कनेक्ट किया जाना चाहिए। कहते हैं इसका कारण है कि, कारण कोई काम क्यों हुआ, इसका कारण है कि, इस तरह से कहने वाले सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में। तो उनके ऐसे सेंटेंसेस को द रीजन इज, द रीजन वाई से स्टार्ट करते हैं और बाद में वहां हिंदी में की शब्द भी आता है, तो की शब्द के लिए वहां पर हमको दैट प्रयोग करना चाहिए। या अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे और हिंदी से हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, तो द रीजन इज, द रीजन वाई के साथ दैट, चूंकि वो जो है हमें इसके नाउन क्लॉज बनानी है और नाउन क्लॉज बनाने के लिए हमें उसके साथ दैट का प्रयोग करके नाउन क्लॉज हम बना सकते हैं। तो नाउन क्लॉज बनाने के लिए दैट का प्रयोग उसके साथ करना चाहिए, बिकॉज वगैरह का नहीं। बिकॉज या ड्यू टू या ओइंग टू, इनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। नाउ इसके बाद हम दूसरे पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स है, द रीजन वाई ही फेल्ड इज दैट ही डिड नॉट स्टडी सीरियसली। तो वह फेल क्यों हो गया, इसका कारण है कि वह ठीक से पढ़ा नहीं था। तो द रीजन के साथ स्टार्ट हुआ, वाई, द रीजन वाई से स्टार्ट हुआ, वाई ही फेल्ड, वह क्यों फेल हो गया। इज दैट, अब यहां से इज का ये नाउन हो गया, नाउन क्लोज बन गया। दैट ही डिड नॉट स्टडी सीरियसली, कि वह ठीक से पढ़ा नहीं था। इसी तरह से तो यहाँ बिकॉज या बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी या ड्यू टू ओइंग टू ही डिड नॉट स्टडी, ऐसे नहीं कहना चाहिए। द रीजन इज दैट ही डिड नॉट स्टडी सीरियसली, कारण है कि वह ठीक से पढ़ा नहीं था। तो यहाँ हिंदी में कहेंगे तो यहाँ भी दैट का मीनिंग की आ रहा है और यहाँ भी दैट का मीनिंग की आ रहा है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके बाद ही डिड नॉट स्टडी सीरियसली, इसको हमें नाउन क्लॉज बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस के बाद जो भी कुछ आता है वह नाउन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसको हम नाउन तभी बना सकते हैं जब हम यहाँ दैट क्लॉज जोड़े। तो इसलिए भी हमको यहाँ दैट क्लॉज जोड़ना चाहिए। यहाँ बिकॉज, ड्यू टू और ओइंग टू, और इनके अर्थ अलग होते हैं। बिकॉज भी वैसे तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन बिकॉज का चूंकि मीनिंग अलग है
और इसलिए उस मीनिंग के अकॉर्डिंग बिकॉज और ड्यू टू और ओइंग टू का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर। तो बिफोर का मतलब देखिए होता है से पहले या के पहले, ये बिफोर का मतलब वास्तव में होता है। तो व्हेन बिफोर इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन, जब बिफोर को कंजंक्शन की तरह प्रयोग किया जाता है, इट पॉइंट्स टू सम फ्यूचर इवेंट और स्टेटमेंट, या किसी फ्यूचर यानी भविष्य की घटना या भविष्य के किसी स्टेटमेंट की ओर यह इशारा करता है। बट फ्यूचर टेंस इज नॉट यूज्ड विद इट, लेकिन इसके साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इवन इफ इट्स प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द फ्यूचर टेंस, यहां तक कि चाहे इसकी प्रिंसिपल क्लॉज मतलब जिस सेंटेंस के साथ आप बिफोर वाले सेंटेंस को लिख रहे हो वह सेंटेंस चाहे बेशक ही फ्यूचर में क्यों ना हो, लेकिन इसके बाद भी बिफोर के बाद वाला जो ये साथ वाला सेंटेंस होता है उसको हम फ्यूचर टेंस में नहीं लिखते हैं। यहां पर देखिए द सन विल सेट बिफोर यू रीच, तो ये बिफोर यू रीच ये फ्यूचर इवेंट है। ये जो कहा गया है फ्यूचर इवेंट या फ्यूचर स्टेटमेंट की ओर इशारा करता है। तो यू रीच, बिफोर यू रीच क्या है, ये फ्यूचर इवेंट की ओर इशारा करता है, लेकिन इसके बाद भी, और ये बिफोर इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट में ही कहते हैं, फ्यूचर में नहीं कहते हैं। मतलब ये है जैसे इसकी ये जो है द सन विल सेट, ये मेन क्लॉज है, और मेन क्लॉज होने के बाद भी हम ये जो बिफोर के बाद वाला ये जो सेंटेंस है ये हम बिल्कुल भी फ्यूचर में नहीं कह सकते। इसको हम या तो सिंपल प्रेजेंट में कह सकते हैं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में कह सकते हैं। तो द सन विल सेट बिफोर यू रीच इस तरह से ही कह सकते हैं, नॉट बिफोर यू विल रीच ऐसे हम नहीं कह सकते, और ऐसे कहना गलत हो जाएगा। तो बिफोर ये क्या है, द सन विल सेट ये मेन क्लॉज है, एंड बिफोर यू रीच ये क्या है, ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम का काम यहाँ पर कर रहा है। और से पहले इसका अर्थ हम कह सकते हैं, से पहले, तो तुम्हारे पहुंचने से पहले सूर्य छिप जाएगा। तो बिफोर यू रीच द सन विल सेट, या द सन विल सेट बिफोर यू रीच, इस तरह से इस सेंटेंस को कहा जाएगा। ही विल रिटायर बिफोर अ मंथ हैज पास्ट, यानी कि महीना गुजरने से पहले या खत्म होने से पहले ही वह रिटायर हो जाएगा। तो यहां भी देखिए ही विल रिटायर अ मंथ हैज पास्ट, ये भी फ्यूचर की घटना है, लेकिन इसके बाद भी फ्यूचर की घटना की ओर इशारा है, लेकिन इसके बाद भी बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में नहीं कहा जाएगा। और बिफोर का मतलब यह भी से पहले इसका अर्थ होगा हिंदी में। तो ही विल रिटायर बिफोर अ मंथ हैज पास्ट, एक महीना के खत्म होने से पहले ही वह रिटायर हो चुका होगा या हो जाएगा, ये अर्थ है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ विल नहीं लगा है, यानी कि बिफोर के साथ वाला जो सेंटेंस है वह विल के साथ नहीं आएगा। ये या तो सिंपल प्रेजेंट में आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकता है। तो विल पास या विल हैव पास्ट इस तरह से इस सेंटेंस को नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज as if, as though, as if, as though, both these are imaginary और conditional expressions, दोनों ही कल्पनात्मक या कल्पना व्यक्त करने वाले या फिर कंडीशनल यानी कि शर्त बोधक। तो इसको कल्पना बोधक और इसको शर्त बोधक कह सकते हैं। एक्सप्रेशंस होते हैं दोनों ही कल्पना बोधक या इसको हम शर्त बोधक कह सकते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। We should therefore use past conditional tense after them, इसलिए इनके साथ हमको past conditional tense का प्रयोग करना चाहिए, not present और future tense। इनके साथ हमें present या future tense का प्रयोग इनके साथ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये imaginary या फिर conditional कह सकते हैं टाइप के expressions होते हैं। इनकी हिंदी होती है as if, as though, इनकी हिंदी होती है मानो कि, जैसे कि, मानो कि, जैसे कि। जैसे ही बिहेव्ड, उसने व्यवहार किया, एज इफ, जैसे कि या मानो कि, या फिर एज दो भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो ही बिहेव्ड एज इफ ही वर द किंग, तो यहाँ पर ये ही वर द किंग क्या है, ये कंडीशनल फॉर्म है, यहाँ पर यह कंडीशनल फॉर्म है, पास्ट कंडीशनल टेंस है ये यहाँ पर ये प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं है और ना ही यहाँ पर यूज हो सकता। तो ही बिहेव्ड, उसने इस तरह से व्यवहार किया,
एज एफ ही वर द किंग, जैसे कि वह राजकुमार राजा हो, मानो कि वह राजा हो, जैसे कि वह राजा हो या फिर मानो कि वह राजा हो, इस तरह से उसने व्यवहार किया। तो ही बिहेव्ड एज एफ ही वर द किंग, मानो कि या जैसे कि वह राजा हो। तो एज एफ एज दो का मतलब मानो के राजा हो, इसलिए यहां पर यह पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंडीशनल मतलब क्या है, यहाँ पर एक तो होता है ही मतलब सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर ये वर ही आएगा, यहाँ वॉज नहीं आता है, वर ही आता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और उसके बाद फिर नाउन आता है, या फिर ही के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, या फिर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो ही डांस्ड विद जॉय एज इफ, जैसे कि मानो के ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज, तो जैसे कि वह पहला प्राइज जीत गया। ही डांस्ड, उसने नाचा, विद जॉय, खुशी के साथ वह ऐसे नाचा जैसे कि, एज इफ मतलब जैसे कि, मानो के, ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज, जैसे कि वह पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जीत गया हो। तो ही हैड वन, जीत गया हो, हिंदी में तो हम प्रेजेंट में कह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उसको पास्ट में ही कहते हैं, यानी पास्ट कंडीशनल मीन्स पास्ट हो या तो सिंपल पास्ट होता है, हालांकि जो एज दो के साथ है वो यूजुअली हम परफेक्ट टेंस ही यूज करते हैं। ही हेल्प्ड मी एज दो, मानो कि या जैसे कि ही वर माई सन, जैसे कि वह मेरा बेटा हो। ही हेल्प्ड मी एज दो ही वर माई सन, जैसे कि वह मेरा बेटा हो, उसने मुझे इस प्रकार से मेरी मदद की जैसे कि वह मेरा बेटा हो। तो यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि एज इफ और एज दो के साथ यहाँ पर पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस या पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग करते हैं एज इफ और एज दो के साथ। और एज इफ का मतलब होता है मानो कि, जैसे कि, या फिर मानो कि। रूल 10, बिकॉज और इन ऑर्डर दैट, तो बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, और वी यूज बिकॉज टू शो रीजन एंड इन ऑर्डर दैट टू शो पर्पस। तो इन ऑर्डर दैट का प्रयोग तो हम पर्पस दिखाने के लिए यानी प्रयोजन दिखाने के लिए यानी कि उद्देश्य दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और बिकॉज का प्रयोग रीजन दिखाने के लिए कि कोई क्या कारण है किसी काम के पीछे, इसके लिए करते हैं। ही फेल्ड, वह फेल हो गया, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था। ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, उसने कठिन परिश्रम किया था ताकि वह फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सके, या उसने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया था। तो इसलिए इन ऑर्डर दैट ये क्या है, प्रयोजन के लिए प्रयोजन दिखा रहा है। ही में सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, तो उसके हार्ड वर्क करने का या हार्ड वर्क करने का जो प्रयोजन था, उद्देश्य था, वह क्या था या टारगेट क्या था, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करना यह टारगेट था। तो अगर इस तरह का कोई टारगेट दिखाना है उसके लिए हम इन ऑर्डर दैट दिखाते हैं, या उद्देश्य दिखाना है तो इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करते दिखाते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं। एंड अगर कोई रीजन दिखाना है क्योंकि या कि, तो की नहीं लेकिन क्योंकि, ही फेल्ड बिकॉज मतलब क्योंकि, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ क्योंकि के संदर्भ में हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं, और ताकि वह ऐसा कर सके या ऐसा करने के लिए, ऐसी भी हिंदी हो सकती है, इन ऑर्डर दैट ही मे सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, ताकि वह फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सके। तो ये था, ये एक्सरसाइज 2 का प्रयोग यहीं तक था। तो इस वीडियो में यहीं तक, और एक्सरसाइज 3 अब अगले वीडियो में ले जाएगी। तो जब तक एक्सरसाइज 3 लेते हैं तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।